नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन एंड मेजर जनरल अश्विनी सुवैद जी। सर, जय हिंद एंड जय वंदे हिंद मातरम। सुमित, वंदे मातरम सुमित। सर, ये जो मोदी जी का ट्रिप हुआ है अभी, जैसे यूएई के अंदर जा रहे हैं, कतर के अंदर जा रहे हैं। सर, सारी दुनिया में इसकी कवरेज आ रही है और जैसे वहाँ पे उन्होंने स्पीचेस दिए हैं, जैसे गले मिलकर उनका स्वागत किया गया है, इट वाज़ अ सीन टू बी सीन। और हमने कभी भी मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर हमारे प्रधानमंत्री का ऐसे स्वागत हुआ नहीं देखा। सर, ये टाइमिंग जो है, अभी फ़रवरी में विज़िट हुआ है, जबकि पता है हमें कि अप्रैल, मई के अंदर तो इलेक्शंस भारत के अंदर हो जाएँगे। सर, टाइमिंग जो है कितना इम्पोर्टेंट है ये? देखो सुमित, टाइमिंग तो इम्पोर्टेंट है, मगर मुझे लगता नहीं प्रधानमंत्री को इस टाइमिंग से चलते हैं। वो देखते हैं देश के हित में क्या है। देखो, ये सच्चाई है कि 2015 में प्राइम मिनिस्टर मोदी कोई ऐसा प्राइम मिनिस्टर था जो 34 साल के बाद यूएई गया था। और अभी 2015 से लेके अब तक 8 बार जा चुके हैं, और पिछले 7 बार, और पिछले 8 महीनों में 3 बार। तो इसका मतलब वो यूएई को कितना इम्पोर्टेंस देते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो, मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जो यूएई है, वो एक प्रकार से मैं एक बार ये हेलो। हाँ, आप आए ना गाड़ी लेके, आप नीचे हो जाए जी ब्लॉक में। हाँ, बस ठीक है। अभी तो 1:30 चलेंगे ना, 2 बजे है वहां पर। ओके। सुमित, इसको कट करें दोबारा नहीं, मैं कर लूँगा, कट कर दूँगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप दोबारा से शुरू तो कर दीजिए, आप दोबारा से शुरू हाँ, कर दीजिए, मैं इसको कट कर देंगे। हाँ, आप स्टार्ट ही कर लो दोबारा। चलिए, नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुबी जैन एंड विद मेजर जनरल अश्विनी सुवैद जी। सर, जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद सुमित, वंदे मातरम। सर, मोदी जी का विज़िट दोबारा से यूएई के अंदर, जो स्वागत वहाँ पे भव्य मोदी जी का किया गया, जैसे पिक्चर्स पूरे दुनिया में गई हैं, भारत के अंदर भी खुशियाँ हैं और हमारे दुश्मन मुल्क में भी मातम है। आज बात करेंगे टाइमिंग की, कि क्या ये टाइमिंग इम्पोर्टेंट था इलेक्शन से पहले एक मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर जाकर ये पूरे वर्ल्ड में मैसेजिंग देना, या इसका कोई और पर्पस है? देखो सुमित, मैं लगता नहीं टाइमिंग उससे कोई कनेक्टेड है, क्योंकि भारत की जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो देश के हित के बारे में सोचते हैं कि स्ट्रेटेजिकली भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंट है। देखो, ये सच्चाई 2015 में जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो 34 साल के बाद यूएई गए थे, और अभी 2015 से लेके अब तक वो 7 बार जा चुके हैं, और पिछले 8 महीनों में 3 बार। तो यूएई को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है, क्योंकि एक जो अगर आप देखें, मिडिल ईस्ट का गेटवे टू इस्लामिक वर्ल्ड है यूएई। और यही नहीं, ये जो भारत है वो मिडिल ईस्ट में अपना डंका बजाना चाहता है, उनसे दोस्ती, क्योंकि एनर्जी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और यही देखें आप, भारत के रिलेशन सऊदी से भी अच्छे हैं, यूएई से भी अच्छे हैं, ओमान से भी अच्छे हैं, जॉर्डन से भी अच्छे हैं, लीबिया भी से अच्छे हैं, और भारत के रिलेशन इजराइल से भी बहुत अच्छे हैं, और भारत के रिलेशन ईरान से भी अच्छे हैं। तो भारत एक ऐसा देश है जो, अगर आप वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई और देश नहीं जिसके रिलेशन पूरे ही मुस्लिम वर्ल्ड से भी, इजराइल से भी अच्छे एट अ टाइम। और यस, क्योंकि मैं जो बात कर रहा था आपको कि यूएई भारत के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, फ्रॉम बहुत इंपॉर्टेंट उसकी 2-3 वजह है। एक तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, कि वहां से हमारा जो है एनर्जी आती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारा है, हमारा 35 लाख से ज्यादा वहां पर इंडियंस काम करते हैं, तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट। वहां से कंट्रीब्यूशन भारत की बहुत है यूएई में, और वहां से फिर जो रिन्यूमिनेशन भी आता है, वो भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है कि भारत और यूएई U2I2 का भी हिस्सा है। हुँ, अगर आप देखें, जिसके अंदर यूएस, यूएई, भारत और इजराइल है, वो भी एक डेवलपमेंट पैकेज है, उसका भी हिस्सा है। और अभी जो भारत G20 के मीटिंग के बाद जो बातचीत हुई थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि वो एक गेम चेंजर होगा, फोर्स मल्टीप्लायर होगा। जिस प्रकार से जो ट्रेड भारत से पहले जाएगा मिडिल ईस्ट में, और उसके बाद यूरोप की तरफ जा सकता, फिर आगे अमेरिका, चाहे वो इटली हो, फ्रांस हो या जर्मनी हो।
तो वो भी एक प्रकार से गेम चेंजर है। तो मैं ये समराइज करूंगा कि भारत और यूएई के रिलेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी भारत के प्रधानमंत्री का जाने की वजह यही है ज्यादातर कि भारत स्ट्रेटेजिकली यूएई को बहुत इंपॉर्टेंस होता है। और दूसरा ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था कि भारत जो अभी अबू धाबी में जो भारत हिंदू मंदिर बन रहा है, जिसके लिए जो मोहम्मद बिन जायद ने जगह दी थी, बहुत ही अच्छी बात है। वो अब मंदिर बन के बिल्कुल कंप्लीट हो गया है और उसको भी इनॉग्रेट करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा कि आज की तारीख में भारत की जो छवि है वो बहुत आगे बढ़ गई है। फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक रिलेशन भारत के इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए इन देशों के साथ कि वो काबिले तारीफ है। सुमित। सर, जैसे आपने बात करी है कि मंदिर वहाँ बना है, भई मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर पहला मंदिर बन रहा है, वो भी इतना भव्य कि जैसे कल मोदी जी ने बोला कि भई तुम जगह बताओ, जहाँ पे तुम लकीर डाल दोगे वो जगह तुम्हारी होगी और मंदिर तुम बना सकते हो। और मंदिर भी क्या भव्य बना है सर, पहले राम मंदिर देखा, अभी हमने ये देखा है। सर आपको लगता है कि इन चीज़ों से जो बाकी के जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वहाँ पर भी ऐसे काम होंगे? ये भी एक तरह से एक एक जिसको बोलते हैं कि मैन टू मैन कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने का तरीका होता है। वहाँ के जो लोग हैं या जो वहाँ पे भारतीय काम करते हैं, उनका भी विश्वास वहाँ पे इंक्रीज़ होगा। भारत में जो ब लोग रहते हैं, उनका भी विश्वास बढ़ेगा। कहीं न कहीं एक ओपननेस की एक छवि जो है, वो भी आती है। जैसे भारत के अंदर राम मंदिर बना तो यहाँ के जो मुस्लिम वर्ल्ड है या ऑपोज़िशन है, उन्होंने इतराज़ करना शुरू कर दिया। फिर जब मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर मंदिर बना तो वहाँ के जो मुसलमान हैं, जो कि 99% वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने इतराज़ नहीं किया। तो भारत के मुसलमानों को दिक्कत क्यों है सर और ऑपोज़िशन को भी? देखो सच्चाई ये है कि जो पहले बात करते हैं हम यूएई में मंदिर बनना, उसकी सबसे इम्पोर्टेंट वजह यह है कि वहां पर 35 लाख से ज्यादा लोग भारत मूल के काम कर रहे हैं। और ये यूएई को मालूम है कि ये एक बड़े बड़े ओहदों पे हैं और बहुत ज्यादा जो डेवलपमेंट एक्टिविटी यूएई की हुई है, इसमें इनका बहुत ज्यादा एक प्रकार से श्रेय है। क्योंकि जहां पर भी इंडियंस गए हैं उन्होंने बहुत अच्छा किया है, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी हुँ, बात यह है कि भारत और यूएई और मुस्लिम वर्ल्ड के रिलेशन बहुत अच्छे हो रहे हैं। और जिस प्रकार से अब मुस्लिम वर्ल्ड जानता है कि ये जो ऑयल है ये 15-20 साल से ज्यादा रहने वाला नहीं है, उसके बाद नॉन फॉसल एनर्जी की तरफ जाया जाएगा। और ऐसे में भारत एक बहुत बड़ी मार्केट है। भारत के साथ अगर इकोनॉमिक रिलेशन अच्छे होते हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें भारत और यूएई का ट्रेड जो है $85 बिलियन है, और वो फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर हैं, और वो सेवंथ ऐसे देश हैं जो जो लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट भारत में किया हुआ है। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है भारत और यूएई का रिलेशन। इसलिए वो चाहते हैं कि भारत और यूएई का रिलेशन और आगे बढ़े। जब मंदिर की बात हुई तो जो मोहम्मद बिन जायद प्रेसिडेंट हैं यूएई के, तो उन्होंने इमीडिएटली माना। उन्होंने कहा जहां आप लकीर लगा देंगे हम देंगे। उसकी वजह यह है कि जो मंदिर होते हैं वो किसी धर्म के साथ नहीं जोड़े जाते, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वो लव और पीस के बारे में बताते, ये समझना चाहिए। हिंदू जो टेम्पल होता है उसमें ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी जा सकती है, हर कोई इंसान उसमें जा सकता है। जो टीचिंग है उसको समझें, प्यार मोहब्बत, पूरे वर्ल्ड के अंदर महाकूटम जिसके बारे में हम बात करते हैं कि वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। फिर हम करते हैं कि इंडिया और वर्ल्ड एक ही है और हम एक पूरी फैमिली है। तो ये सच्चाई है कि भारत ने ये एक मैसेज भेजा है, और ये जो मंदिर है ये यूएई में एक प्रकार से पीस का मैसेज लेके है। तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसी के कारण हो सकता है, आपने बहुत अच्छा बोला कि हो सकता है बाकी जो देश हैं वो भी बोलेंगे, क्योंकि ये हरदम जहां पर भी टेम्पल बना है उसने जो प्रचार किया उस इलाके में वो यही किया है कि ये पूरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी के लिए, लव के लिए, पीस के लिए है, और ये सभी के लिए, ना कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए। सुमित। सर, जैसे आपको याद होगा कि स्मृति रानी जी, वो भी मदीना में जाकर आई थी।
शी वेंट देयर विदाउट अ हिजाब या कोई बुर्का वगैरह डालकर नहीं जाना पड़ा। ये कुछ चीज़ें हैं जो बताती हैं कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है, वो भी ओपन हो रहा है। दे आर आल्सो ओपनिंग देयर आर्म्स टुवर्ड्स ऑल द कम्युनिटीज़। और मैंने तो एक वीडियो भी बनाया था कि हो सकता है कि स्मृति ईरानी वहाँ पर भी गई हो कि यहाँ पर मंदिर कहाँ बना सकते हैं। यू नेवर नो। अगर यूएई के अंदर मंदिर बन सकता है तो व्हाई नॉट इन सऊदी अरेबिया आल्सो। और जैसे वो अपने इज़राइल के साथ रिलेशंस को ठीक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हैं जहाँ पर उनकी ओपननेस दिखती है। और जैसा काम अभी कतर की गवर्नमेंट ने किया है कि मोदी जी के कहने पर जैसे आम आप भी सर्विसेज में काम किया है। सर ये मूव कितनी बड़ी है कि हमारे जो लोग हैं उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन मोदी जी के साथ रिलेशंस थे या हमारे ही लोग ठीक थे जिनके कारण उनको रिहा कर दिया गया और भारत भी आ गए हैं सर। हाँ, बिल्कुल। देखो ये सच्चाई है कि भारत और कतार जो है, वो भी एक बहुत ही नज़दीक देश है। और पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगा इनके पीछे केस क्या था। देखो ये क्या था, ये हमारे जो 8 नेवल वेटरन थे, ये बहुत प्राउड वेटरन थे, बहुत काबिल थे। इन्होंने फ़ौज के अंदर भी बहुत अच्छा काम किया था। तो इन्होंने दोहा के अंदर एक दाहरा ग्रुपिंग टेक्नोलॉजी एक कंपनी है, उसने इनको हायर किया था जो कि ट्रेनिंग कराती थी कतार के नेवल पर्सनल की और उसके साथ-साथ कतार के अंदर जो इटालियन सबमरीन जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से बने हुए हैं, वो इंडक्ट हो रही थी। इनके ऊपर एलिगेशन मैं बताता हूँ क्या था कि ये इज़राइल को इंटेलिजेंस पास कर रहे थे इन 3 सबमरीन के बारे में। ये एलिगेशन लगी थी। अब आप कहेंगे ये एलिगेशन कैसे लगी, क्यों लगी? देखो ये तो सच्चाई है कि ये लोग जो हैं अपनी मेरिट पे सिलेक्ट हुए थे और ये जो चीज़ पसंद नहीं आई पाकिस्तान की आईएसआई को। क्योंकि पाकिस्तान के नेवल अफसरों को तो कोई सिलेक्ट करता नहीं क्योंकि उनकी काबिलियत और क्षमता बहुत कमजोर है भारत के ऑफिसरों के हिसाब से। तो उनको ये सांप लौटा हुआ था और उन्होंने ये एक प्रकार से ऑर्केस्ट्रेट किया है। कहीं न कहीं अफवाहें फैलाई हैं और अब जो जिस प्रकार से आईएसआई मानी जाती है, जिस प्रकार से सबको पता है जो कि जाधव का भी जो केस था, उसके अंदर भी क्या किया था उन्होंने उसको बलूचिस्तान में थोड़ी चाबार से गुलबख्श जाधव जो हैं उनको चाबार से पकड़ा था और चाबार से वो बलूचिस्तान ले गए और वो दिखाया कि वो एस्पेनेज एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे जब उनका कोई लेना देना था। तो इसी प्रकार से इनका कोई भी इस चीज से लेना देना नहीं था। ये अपनी ट्रेनिंग के अंदर इन्वॉल्व थे जो नेवल पर्सनल हैं कतार के। मगर ये आईएसआई की करता धरता है जिसने ये अफवाहें फैलाई और जिसने ये सारा का सारा गेम रचा। अब बात आती है कि जब उनको सजाए मौत होगी, उसके बाद जो हरकत में आई भारत की डिप्लोमेसी और भारत की गवर्नमेंट, वो काबिले तारीफ है। देखो कतार जैसे मुस्लिम वर्ल्ड है, इनके अंदर सेसेशन लॉ चलता है, ब्रिटिश लॉ नहीं जो फ्रांस से की कॉलोनी थी। तो वहां पर एक प्रकार सबसे पहले इनको फांसी की सजा के लिए हमारी डिप्लोमेट्स ने बहुत अच्छा काम किया है। पहले कौंसलर एक्सेस ली, बेस्ट ऑफ द लीगल ल्यूमिनरीज को हायर किया, उनके केस के लिए अपील की हायर कोर्ट में और वो जो सजाए मौत थी उसको कन्वर्ट करा एक प्रकार से इम्प्रिजनमेंट में जो 3 से 25 थे और उसके बाद भारत की गवर्नमेंट बहुत जोरों से लगी थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके कारण ये हुआ वो है पर्सनल केमिस्ट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी की और जो कतार के आमिर हैं और उनसे वो मिले थे जबकि कोप 28 की मीटिंग थी साइडलाइन 1 दिसंबर लास्ट ईयर। उनसे मिले थे तो बातचीत की थी। वहां पर भी हमारे 3.5 लाख के करीब 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 8 लाख के करीब हमारे भारतीय काम करते हैं कतार में। तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो ये सारा गेम चेंजर हुआ है प्रधानमंत्री की पर्सनल केमिस्ट्री अमीर ऑफ कतार। तो सच्चाई यह है कि प्राइम मिनिस्टर का जो दर्जा है, कद है, वो बहुत बड़ा है। आज वो टॉप लीडर है वर्ल्ड के और आज भारत के जो रिलेशन मुस्लिम वर्ल्ड के साथ बहुत ही अच्छे हैं। तो ये इसके कारण ये हुआ और ये बहुत ही अच्छी न्यूज थी कि क्योंकि वहां पर ज्यादातर हर चीज क्लोज होती, पता भी नहीं चलता किस चार्जेज हैं, क्या पनिशमेंट मिली है। ऐसे देशों के अंदर पता लगाना भी बड़ा मुश्किल है। तो अब भारत का मकसद था इन हमें तो पता था कि ये बिल्कुल इनोसेंट है, बहुत ही काबिल ऑफिसर है, इनको वापस लाना। ये जो हुआ है, ये
भारत की डिप्लोमेसी और भारत की गवर्नमेंट की जीत है, इसमें कोई शक नहीं। यह दिखाता है कि भारत की लीडरशिप जिस प्रकार से अभी प्रधानमंत्री गए हुए हैं यूएई में, और वो बता रहे थे कि कहीं भी भारतीय हो, उसको तकलीफ है तो भारत की गवर्नमेंट उसके पास। यूक्रेन के अंदर जो रशिया यूक्रेन लड़ाई हुई, यूक्रेन से लोगों को निकाला गया। जब सूडान में, साउथ सूडान में सिविल वॉर जैसी सिचुएशन, वहां से निकाला गया। जब यमन से बात हुई तो वहां से निकाला गया, गाजा पट्टी से भारतीयों निकाला। तो ये सच्चाई है कि भारत की जो गवर्नमेंट है वो प्रोएक्टिव है, काबिल है, और भारत के प्रधानमंत्री जो हैं उनकी पर्सनल केमिस्ट्री सभी लीडरों से काबिल तारीफ है। सुमित। सर, आपने सबसे बड़ी जो विपदा आई थी दुनिया में, वो थी चाइना में कोविड का। मैं चाइना में रहता हूँ, तो चाइना से कैसे लोगों को वापस बुलाया गया है, ये मैं जानता हूँ, और बिल्कुल, इन्होंने बहुत। जैसे सपोर्ट दिया हमें, इट वाज़ रिमार्केबल। सर, अभी जो ये सारा कुछ हुआ है, जैसे यूएई में मंदिर बना है, वहाँ पे एक वेलकम दिया है, वहाँ पे मंदिरों के बाद जो शेख हैं, वो नाच रहे, गा रहे, हमने देखा है। अभी ये कतर में जो कुछ हुआ, वहाँ से हमारे लोगों को वापस बुलाया गया। पाकिस्तान के अंदर बहुत सदमा है, उनका तो मीडिया चीख-चीख के रो रहा है कि शेख सारे पागल हो गए हैं, इन्होंने भट्टा बढ़ा दिया है हमारे धर्म का। सर, पाकिस्तान की बात वैसे बात शुरू हुई है, आपका पाकिस्तान के ऊपर क्या है सर? रिएक्शंस बहुत ही बुरे आ रहे हैं वहाँ से। देखो सुमित, पाकिस्तान एक का कोई वजूद नहीं है वर्ल्ड में। आज एक पाकिस्तान एक फेल स्टेट है, एक टेररिस्ट स्टेट है, और एक कटोरा ले जाने वाली स्टेट है। आज की तारीख में जब भी प्राइम मिनिस्टर, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है पाकिस्तान का, वो दूसरे देश में जाने की बात करता है तो कोई देश उसको अलाउ नहीं करता। वो इसलिए, चाहे सऊदी हो, यूएई हो, इवन टर्की, वो कहता है कि ये आएंगे और पैसा मांगेंगे। तो ये हुँ, आज इनका इम्प्रेशन है। आज पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक क्राइसिस, टेररिज्म वहां बढ़ता जा रहा है। जो बीज बोया वही फल पा रहे हैं। वो हिलेरी क्लिंटन 2013 में आई थी, तो उसने इनको एडवाइस किया था कि अगर आप अपने कोर्टयार्ड में सांप पालेंगे और ये सोचेंगे कि आपके नेबर कोई डसेगा, एक दिन आपको भी डसेगा। और यही आज तारीख तालिबान पाकिस्तान है के तौर पे वो आतंकवाद फैल रहा है। गुड और बैड टेररिस्ट के अंदर फर्क महसूस करते हैं। तो पाकिस्तान की तो आप बात ही मत करो, उसका कोई वजूद नहीं है, उसको कोई भी आज सीरियसली नहीं लेता। आज मुस्लिम वर्ल्ड उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता। और ये जो कंट्रीज हैं, ये आगे बढ़ रही है, ये आगे की सोच नहीं है। इनको पता है कि उनको अपनी इकोनॉमी अच्छी करनी है, और वो रिलेशनशिप उन देशों के साथ रखना चाहते हैं जिनकी इकोनॉमी बहुत अच्छा कर रही है। आज हम हुँ, फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फोर्थ लार्जेस्ट मिलिट्री पावर, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बिफोर कोविड 19 एंड आफ्टर कोविड 19। तो कौन भारत के साथ रिलेशनशिप नहीं बनाने की कोशिश करेगा? एक बहुत बड़ी मार्केट है, ये तो चीन को भी मालूम है कि भारत एक बहुत बड़ी मार्केट। तो ऐसे में सभी के सभी ये मुस्लिम वर्ल्ड है, भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशन कर रहे हैं। दूसरा, भारत के अंदर से जो लोग गए हुए हैं, जो आज के करीब 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 50 से 60 लाख के करीब भारतीय काम कर रहे हैं गल्फ में और बाकी जगह में। और जहां पर भी गए हुए हैं वो बहुत काबिल तारीफ काम कर रहे हैं, वो उनकी डेवलपमेंट में हिस्सा है। तो भारत की जो छवि है वो बहुत अच्छी है। और भारत का सबको पता है एक सेकुलर कंट्री है, जहां पर माइनॉरिटीज के साथ भी बहुत ही रिस्पेक्ट से काम होता है। देखो, आगे अभी भारत जो है 1.4 बिलियन लोगों का देश है, मगर जो भी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, जिस प्रकार से डेवलपमेंट हो रही है, तो वो तो सबके लिए हो रही है, वो हर एक के लिए हो रही है। यहाँ पर एक इस प्रकार का माहौल है कि हर भारतीय एक प्राउड फील करता है। तो ये सच्चाई है। ऐसे में ऐसा देश जो कि इतना इकोनॉमिकली अच्छा कर रहा हो, सेकुलर कंट्री हो, सभी लोग खुश हों, तो हर कोई भारत से रिलेशन का, ये मुस्लिम वर्ल्ड नहीं, पूरा यूरोप भारत के साथ अच्छा रिलेशन चाहता है, चाहे वो जर्मनी है, फ्रांस है, यूके है। आज भारत और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, 4 फाउंडेशन एग्रीमेंट साइन कर चुका है। इसी प्रकार से भारत के रिलेशन रूस के साथ भी बहुत अच्छे हैं। हुँ, जबकि बहुत प्रेशर आया था भारत के ऊपर कि हम अपने स्पेशली जहां रूस ने यूक्रेन पे हमला किया कि उसके अगेंस्ट जाने का, भारत बिल्कुल नहीं गया। और यही नहीं, भारत 2% वहां से ऑयल लेता था जो रशिया यूक्रेन से बात, और आज 32% ऑयल लेता है, और वो भी डिस्काउंटेड रेट पे। आज भारत और रूस के रुपये रूबल में ट्रेड है।
तो ये सच्चाई है कि भारत के रिलेशनशिप सब कंट्रियों से बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इसलिए भारत पाकिस्तान को कोई वजूद नहीं देता और भारत तो बात ही नहीं करता। और भारत ने ये कहा है पाकिस्तान से बात करने का मतलब ही नहीं है जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद नहीं करेगा। सच्चाई यह है पाकिस्तान आज इस कतार पे खड़ा है कि कभी भी सिविल वार हो सकता है। आप देख लें सुमित, जो इलेक्शन हुए हैं वहां पर इलेक्शन कैसे होते हैं देख लिया आपने। इमरान खान जो एक पॉपुलर लीडर थे उसको जेल में डाल दिया, उसकी जो पार्टी है उसको बैट जो सिंबल था वो भी ले लिया, और जब इलेक्शन के रिजल्ट आए तो उसकी पार्टी ने सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बैक्ड बाय इमरान खान पीटीआई वो सबसे ज्यादा लिए, मगर गवर्नमेंट कोई और बना रहा है। और पाकिस्तान की आर्मी है उसने फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं करने दिए, और जिस प्रकार से वहां पर हालात ऐसी खराब हैं कि डर यह है कहीं इनके न्यूक्लियर हथियार कोई टेररिस्ट के हाथ में ना पड़ जाएं, सिविल वार जैसी सिचुएशन पैदा ना हो। और ये सबसे ज्यादा डर है अमेरिका को, और अमेरिका इस पे लगा हुआ है। तो ये बात है। तो पाकिस्तान क्या कह रहा है, बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग, जो बासित अली है जो पुराने एम्बेसडर होते थे भारत में, आज उनकी एक स्टेटमेंट आई है। वो कहता है कि जिस प्रकार से भारत अपने 8 नेवल पर्सनल को निकाल के ले आया कतार से, वो काबिले तारीफ है। हमें भी अपने दुश्मन देश से सीखना चाहिए। दुश्मन तो बोल रहा है मगर सीखना, कहने का मतलब ये है अगर डिप्लोमेसी सीखनी है तो आज की तारीख में भारत से सीखें, इसमें कोई शक नहीं सुमित। सर मुझे मालूम है आपको जाना है, एक लास्ट लास्ट क्वेश्चन पूछूंगा। जैसे ये पूरा फ्रैक्चर्ड मैंडेट पाकिस्तान के अंदर आर्मी ने ऑर्केस्ट्रेट किया, अब 6 पार्टियों को इकट्ठा करके एक गवर्नमेंट को बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री की सीट के ऊपर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। बिलावल भुट्टो ने मना कर दिया, नवाज शरीफ ने मना कर दिया, सभी पीछे हट गए। दोबारा से शहबाज शरीफ को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। आपको लगता है भारत के लिए एक फ्रैक्चर्ड जैसे पूरा सिस्टम बनाया हुआ है आर्मी ने, इट इज गुड फॉर भारत? इट इज नॉट गुड फॉर पाकिस्तान, वी अंडरस्टैंड, बट व्हाट अबाउट भारत सर? देखो सच्चाई है कि आपने बहुत अच्छा बोला सुमित, वाकई बहुत हालात खराब है। वहां पर एक कोलिशन गवर्नमेंट बनने के चांसेस थे, वो बन नहीं रही। अभी माइनॉरिटी गवर्नमेंट बनेगी जो कि एक पीएमएलएन की होगी, और उसको पीपीपी जो है बाहर से सपोर्ट करेगा। अब आप कहोगे कि पीपीपी हिस्सा क्यों नहीं बनना चाहता, उसको पता है ये वीक गवर्नमेंट है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है, कभी भी गिर सकती है, इसलिए बड़े चालाकी से पीपी इसका हिस्सा नहीं बनना चाहता। बिलावल भुट्टो ये भी कह रहा है कि मेरे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं हुआ जब पिछली बार इकट्ठे थे दोनों पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट में। तो ऐसे में नवाज शरीफ तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे नहीं, उनको पता है ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है, और ये क्योंकि इसकी लगाम तो पाकिस्तान की आर्मी के पास भी रहेगी और पीपीपी पे पास रहेगी। तो ऐसे में शहबाज शरीफ को मुझे लगता है उकसाया जा रहा है, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे। मगर पीपीपी ने क्या चालाकी की है, उसने बहुत कुछ लिया इससे। एक, आसिफ जरदारी को प्रेसिडेंट बनवा रहे हैं, और जितने भी चारों स्टेट हैं उसके अंदर जो अपने गवर्नर बनवा रहे हैं, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है। पंजाब के अंदर मरियम नवाज है, उसको सीएम बनाया जा रहा है। तो सच्चाई यह है कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर पीएमएलएन को सपोर्ट कर रहे हैं ये, और इसको सपोर्ट कर रहे हैं सिंध के अंदर और खैबर और बलूचिस्तान के अंदर जो पीएमएलएन। तो सच्चाई ये है कि ये जो गवर्नमेंट बनेगी ये बहुत वीक होगी, अनस्टेबल होगी, और इसको ना आईएमएफ लोन देगा ना वर्ल्ड बैंक कोई लोन देगा। बहुत बुरी हालत होने वाली है। किसी हद तक पाकिस्तान की आर्मी के लिए तो ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को हरदम वीक गवर्नमेंट चाहिए जिससे वो प्रेशराइज कर पाए, क्योंकि असली पावर वहां पर इस्लामाबाद से नहीं, वो रावलपिंडी से होती है। वो सभी कहते हैं कि हर देश के पास आर्मी है, पर विडंबना है पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो ये सच्चाई है कि वहां पर ये हालात हैं। अगर आप भारत की बात करें, हम ये बार बार सोचते रहते हैं कि अगर वहां पर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट हो तो वो भारत के लिए अच्छी है। मुझे नहीं लगता। भारत के अगर स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट भी है, वो भी एंटी इंडिया बातें करती है। तो सच्चाई है वीक गवर्नमेंट, अनस्टेबल गवर्नमेंट होगी तो वो डर के रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर मेरा पॉइंट ये है, भारत के साथ अगर जो भी गवर्नमेंट है पाकिस्तान की, वो रिलेशनशिप अच्छा रखना चाहती हैं तो उनको क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद करना पड़ेगा।
जब तक क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बंद नहीं करेंगे, भारत के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं हो सकता। ये भारत ने बहुत क्लियरली बता दिया है। और कोई आतंकवादी हमला वहां से हुआ, उनसे डॉक्टर, जिस प्रकार से पुलवामा हुआ था, जिसकी आज बरसी है 5वीं, तो उसका जवाब बालाकोट की तरह होगा। जो ये न्यूक्लियर बोगी देते थे वो अब एक्सपोज कर दी भारत ने। भारत इसको छोड़ेगा नहीं। अगर उन्होंने कुछ भी ऐसा किया तो भारत उनके घर में घुस के मारेगा। तो ये पाकिस्तान को अब समझ आ गया। तो मैं यही कहूंगा सुमित, ये विडंबना है पाकिस्तान की कि वहां पर कोई इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होता। लास्ट 76 साल में 1970 का ये एक इलेक्शन है जो फेयर हुआ था, जिसमें अवामी लीग जीती थी, मुजीबुर रहमान की पार्टी, उसको भी प्रधानमंत्री ने बनने नहीं दिया था। उसके बाद हिस्ट्री है, 1971 में पाकिस्तान के 2 हिस्से हुए और बांग्लादेश बना। बांग्लादेश जो बहुत ही ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से पीछे था, वो निकल गया इनसे और आज वो इकोनॉमिकली कितना अच्छा कर रहा है। आज वो रिवाइवल मोड पे है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत अच्छा कर रही है और वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। तो ये सच्चाई है कि पाकिस्तान की हालात खराब हैं और पाकिस्तान की हालात खराब होने की वजह कोई और देश नहीं है, पाकिस्तान खुद ही है। सर, आज आपने जैसे बताया कि एक कंपैरिजन किया आपने। एक भारत है जहाँ पर उन्हें एक रेड कार्पेट दिया जा रहा है और दूसरी तरफ पाकिस्तान है कि उसके पैरों के नीचे कारपेट है, लोग वो भी खींच के उसकी वो भाग रहे हैं कि कारपेट तो बचा लो, ये पाकिस्तान का तो कुछ हो नहीं सकता। सर, बहुत अच्छी तरीके से समझाया आपने। बहुत-बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.